हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक बेंचर्स। ये हमारा फोर्थ पार्ट है जिसमें हम टाइप्स ऑफ क्लोनिंग वेक्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसे कि हमने सेकंड वीडियो थर्ड वीडियो में देखा था कि क्लोनिंग वेक्टर्स का कितना इंपॉर्टेंट रोल है आरडीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर। तो यहाँ हम पढ़ेंगे द टाइप्स ऑफ क्लोनिंग वेक्टर। हमने कितने टाइप के क्लोनिंग वेक्टर्स अभी तक बना लिए हैं और कितने टाइप के क्लोनिंग वेक्टर्स में कितनी कितनी स्पेसिफिक कैपेसिटीज़ हैं, इन सब के बारे में हम इसमें पढ़ने वाले हैं। So let's move on to the first. ओके, तो सबसे पहला हमारा क्लोनिंग वेक्टर कौन सा है? प्लाज्मिड। प्लाज्मिड क्या है? एक डीएनए मॉलिक्यूल है दैट सेपरेट फ्रॉम। हम इसे किससे सेपरेट करते हैं? हम इसे बैक्टीरिया से सेपरेट करते हैं। दे हैव एन कैपेसिटी टू रेप्लिकेट डबल स्ट्रैंडेडली। अगर हम एक प्लाज्मिड की बात कर रहे हैं तो प्लाज्मिड इज अ डबल स्ट्रैंडेड क्लोनिंग वेक्टर, वेयर एज सर्कुलर भी हो सकता है। अगर हम ई कोलाई का एग्जांपल लेते हैं तो उसमें जो प्लाज्मिड प्रेजेंट होता है वो सर्कुलर फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होता है। हम इसे नेचुरली निकाल सकते हैं, आइसोलेट कर सकते हैं फ्रॉम बैक्टीरिया, बट समटाइम्स फाउंड इन यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। यीस्ट के अंदर भी हमें प्लाज्मिड मिलता है। तो प्लाज्मिड का एक बहुत अच्छा रोल क्या है कि ये फर्स्ट हमारा क्लोनिंग वेक्टर था जो हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट को ट्रैवल कराने में काम करता था। इट इज़ अ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। और ये क्या करेगा हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट को इसके अंदर डालकर हम इसे हमारे होस्ट सेल के अंदर डाल सकते हैं। नेक्स्ट क्या है? वॉट इज प्लाज्मिड? प्लाज्मिड होता क्या है? अगर हम सबसे पहले देखें, एक सर्कुलर पीस ऑफ ऑटोनॉमसली रेप्लिकेटिंग डीएनए। एक देखो, बैक्टीरिया के पास खुद का क्रोमोसोम है, खुद का डीएनए होता है, बट इट्स एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए जो कि एक बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होगा। ये खुद से रेप्लिकेट करने का इसके पास एक स्पेसिफिटी एक स्पेशल फीचर्स कह सकते हैं। इसके पास एक स्पेशल फीचर है कि ये क्या कर सकता है, खुद रेप्लिकेट हो सकता है अदर देन क्रोमोसोमल डीएनए। हम इसे बैक्टीरिया से लेते हैं। हमें पता है कि इसके अंदर एक कैपेसिटी है कि ये रेजिस्टेंट जीन को भी हमें बता सकता है, हमें क्लोनिंग के लिए बहुत हेल्प कर सकता है। वेयर एज अगर हम इसे होस्ट सेल में डालेंगे तो यहाँ वहाँ जाकर वो रेप्लिकेट करेगा, ट्रांसक्रिप्शन करेगा, ट्रांसलेशन करेगा, प्रोटीन प्रोड्यूस कराएगा। जो प्रोटीन हमें मिल रहा है यहाँ से, जो भी वो रेप्लिकेट करेगा, ट्रांसलेशन करेगा, वो प्रोटीन का होगा, हमें मास प्रोडक्शन के लिए फिर हमें मिल सकता है। तो प्लाज्मिड के पास बहुत अच्छी कैपेसिटी थी, बहुत अच्छा व्हीकल था कि वो एक्सप्रेस कर सकता है जीन को आगे जाके। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास है, अगर आप ये देख सकते हैं, ये देखिए बैक्टीरियल प्लाज्मिड। बैक्टीरियल प्लाज्मिड सर्कुलर होता है और उसके अंदर 500 बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। वेयर एज एक क्रोमोसोम, मैंने आपको बताया था क्रोमोसोम तो इसमें होता ही है, वेयर एज सर्कुलर डीएनए भी प्रेजेंट है ई कोलाई के अंदर या बैक्टीरियल प्लाज्मिड की अगर हम बात करें। इन दोनों के पास खुद खुद की कैपेसिटीज़ हैं। बैक्टीरियल क्रोमोसोम कुछ दूसरा काम करता है, वेयर प्लाज्मिड हम जब भी रिप्रोड्यूस करते हैं, कॉन्जुगेशन करते हैं, तो बीच में ये जो है प्लाज्मिड है ये ट्रांसफ़र करके वहाँ पर रिप्रोड्यूस करते हैं और डॉटर सेल्स के अंदर प्लाज्मिड प्रोड्यूस करवाते हैं। तो प्लाज्मिड का अलग रोल है, वेयर एज बैक्टीरियल डीएनए का अलग रोल है। ओके, अब हम बात करते हैं द एलिमेंट्स ऑफ प्लाज्मिड। जैसे हमने क्लोनिंग वेक्टर में बात की थी कि इनमें ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए जहाँ से ये ट्रांसक्रिप्शन मशीनरी स्टार्ट कर सकते हैं, वेयर एज एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, ताकि हम इनकी स्क्रीनिंग कर पाए। मल्टीपल क्लोनिंग साइट, जब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इनके ऊपर काम करे तो ये वहाँ से आकर उसको कट कर पाए और हमें यूज़ कर पाए। ओके, आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं कि ये हमारा रेजिस्टेंट जीन है, ये ओरी साइट है, वेयर एज इट सेलेक्टेबल मार्कर्स आर प्रेजेंट। ये सारी जो चीज़ें हैं ये क्यों है, ताकि हमें पता चल सके कि हमारा प्लाज्मिड ट्रांसमिट हुआ है कि नहीं, उसने होस्ट सेल को ट्रांसफॉर्म किया है कि नहीं, और हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट उस होस्ट सेल के अंदर पहुंचा है कि नहीं। नेक्स्ट आप देख सकते हैं और इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, जो हम जीन ऑफ इंटरेस्ट उसके अंदर डालेंगे। प्रमोटर रीजन क्या करेगा? प्रमोटर रीजन ट्रांसक्रिप्शन करेगा जो भी हमने फॉरेन इंसर्ट उसके अंदर डाला है। फिर है सेलेक्टेबल मार्कर्स कि कौन सा प्लाज्मिड ने उस होस्ट सेल को ट्रांसफॉर्म किया है कि नहीं किया है। प्राइमर बाइंडिंग साइट क्या हो गई कि उस साइट पे क्या होगा, एक शॉर्ट स्ट्रैंडेड डीएनए सीक्वेंस होगी जिसको हमें पीसीआर के थ्रू एम्पलीफिकेशन कराना होगा। प्राइमर बाइंडिंग साइट क्या है? जैसे एक स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए है, मुझे उसको पॉलीफरेट कराना है या उसको
उसको पीसीआर में रन करवाना है ताकि वो क्या हो जाए, एम्पलीफाई हो जाए, ज़्यादा हमें स्ट्रैंड मिल जाए। तो उसके अंदर वो प्राइमर साइड भी होनी चाहिए कि जहाँ आकर प्राइमर एक्ट करेगा और डीएनए पॉलीमरेज उसको और सिंथेसाइज करता रहेगा। तो अगर पूरी बात हम प्लाज्मिड की करें तो प्लाज्मिड में हमारे पास सबसे पहले ओरी साइट होगी, उसके बाद मल्टीपल क्लोनिंग साइट होगी, हमारे पास सिलेक्टेबल मार्कर्स होने चाहिए, डीएनए इंसर्ट, प्रमोटर रीजन, सिलेक्टेबल मार्कर्स एंड प्राइमर बाइंडिंग साइट्स, ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होनी चाहिए प्लाज्मिड में। फिर एज द मोड ऑफ प्लाज्मिड ट्रांसफर, अभी सारी बात हो गई प्लाज्मिड मिल गया कर गया, अब हम इसे ट्रांसमिट कैसे करा सकते हैं। हमने बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन पढ़ा है, तो बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन में सबसे पहला हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी। सबसे पहले अगर आपने कॉन्जुगेशन पढ़ा है जहाँ पर सेल टू सेल कांटेक्ट होता है और वहाँ से यहाँ पे दिख रहा है सेल टू सेल कांटेक्ट हो रहा है और यहाँ पे एक बीच में एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर पिली के थ्रू बनती है और यहाँ से एक प्लाज्मिड दूसरे सेल के अंदर चला जाता है, ये हो गया हमारा कॉन्जुगेशन। ट्रांसडक्शन में क्या होता है, बैक्टीरियोफेज का हम इसमें यूज़ करते हैं। बैक्टीरियोफेज एक वायरस है जहाँ से क्या होता है, बैक्टीरियोफेज उसको इंसर्ट करता है, मतलब अगर हम देखें तो इसे इन्फेक्ट करने का काम करता है बैक्टीरियल सेल को बैक्टीरियोफेज, क्योंकि वो एक वायरस है। वायरस जब बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेगा तो वायरस अपना डीएनए उसके अंदर डालेगा, तो हम हमारा जो प्लाज्मिड है वो बैक्टीरिया उस वायरस के अंदर डालकर हम हमारे बैक्टीरियल सेल को वो ट्रांसमिट करवा सकते हैं। वेराज ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा, जब हमें एक एक्स्ट्रा सेलुलर प्लाज्मिड को एक होस्ट सेल में प्रोवाइड कराएंगे, मतलब ये प्लाज्मिड हमें बाहर से एक्सट्रैक्ट किया है, इसको हमने किस में ट्रांसफर करा दिया, इस बैक्टीरिया के अंदर, देन यहाँ से ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पूरी बात क्या है कि प्लाज्मिड क्या है, कैसे कैसे ट्रांसफर करवा सकते हैं हम बैक्टीरियल सेल के अंदर, कॉन्जुगेशन करा सकते हैं, ट्रांसडक्शन एंड देन ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो हमारा प्लाज्मिड बहुत टाइप के होता है। सबसे पहले एफ प्लाज्मिड की बात करें तो एफ प्लाज्मिड हमने कॉन्जुगेशन में देखा है, ठीक है। कॉन्जुगेशन में फर्टिलिटी प्लाज्मिड होता है जिसमें एफ प्लस एंड एफ माइनस का क्लासिफिकेशन है। अब इसके बारे में और जाके पढ़िएगा कॉन्जुगेशन में। तो फर्टिलिटी प्लाज्मिड में हम एक मतलब हमारा जो बैक्टीरियल सेल है उससे ट्रांसफॉर्म करवा सकते हैं दूसरा बैक्टीरियल सेल। आर प्लाज्मिड इज अ रेजिस्टेंट प्लाज्मिड जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, ठीक है, जैसे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन उसके अंदर प्रेजेंट है, तो जब भी हम उस सेल को ट्रांसफॉर्म करवाएंगे तो वो तो सेल है ही रेजिस्टेंट, वेयर एज हम जिसमें ट्रांसफॉर्म करवा रहे हैं वो वाला बैक्टीरिया भी क्या हो जाएगा, ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। वेयर एज कोल प्लाज्मिड इनके पास एक मतलब एक अलग टाइप का प्रोटीन होता है जो क्या करता है, किल करता है बैक्टीरिया को, इस जैसे टॉक्सिन का काम करता है। इस प्लाज्मिड के ऊपर एक कोल जीन होगा जो क्या करेगा, किसी भी बैक्टीरिया को जाके किल कर देगा बाय प्रोड्यूसिंग अ प्रोटीन। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं डिग्रेडेटिव प्लाज्मिड। डिग्रेडेटिव प्लाज्मिड क्या होता है, जैसे कि मतलब कुछ अनयूजुअल सब्सटेंस को डाइजेस्ट करने के लिए बिल्कुल हेल्प नहीं करेगा, मतलब दे अनेबल द डाइजेशन ऑफ अनयूजुअल सब्सटेंसेस। अगर ये डिग्रेडेटिव प्लाज्मिड हम किसी बैक्टीरिया में डाल देते हैं तो उसके अंदर जो सैलिसिलिक और टोल्यूइन प्रेजेंट होंगे वो उसको डिग्रेड नहीं कर पाएंगे, मीन्स वहाँ डिग्रेडेशन नहीं होगा, इसलिए इसको डिग्रेडेड प्लाज्मिड बोला है। फिर आता है वायरुलेंस प्लाज्मिड। वायरुलेंस प्लाज्मिड क्या होता है कि एक बैक्टीरिया है जो अच्छा खासा बैक्टीरिया उसको पैथोजन में कन्वर्ट कर देना, जिसमें हमने स्ट्रेन पढ़ा है कि एक आर स्ट्रेन होता है रफ और एक सॉफ्ट स्ट्रेन है, जिसमें से हम अलग अलग उसकी कैपेसिटीज को देखकर उनको वायरुलेंस क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो वैसा का वैसा बैक्टीरिया जो है, एक कॉमन बैक्टीरिया वो पैथोजन में कन्वर्ट हो जाता है। फिर आता है सुसाइड प्लाज्मिड। दे ट्रांसफर द अदर बैक्टीरियल सेल बट डू नॉट रेप्लिकेट फर्दर। वो बैक्टीरियल सेल में चला तो जाता है दूसरी, बट वहाँ जाके ट्रांसफॉर्म नहीं करता। ओके, यूजेस की बात कर ले तो यूजेस में क्या है, क्लोनिंग, प्रोटीन प्रोडक्शन, जीन थेरेपी, जेनेटिक डिसऑर्डर मॉडल्स, प्लाज्मिड, डीएनए, वैक्सीन्स, इन सब के बारे में हम बात कर चुके हैं। क्लोनिंग में हेल्प करेगा, प्रोटीन प्रोडक्शन करेगा, जीन थेरेपी, अगर किसी सेल के अंदर कोई जीन प्रेजेंट नहीं है तो हम उसको ट्रांसफॉर्म करवा सकते हैं। जेनेटिक डिसऑर्डर्स हमें पता चल सकते हैं क्योंकि हम जीन का ट्रांसफ़र करा रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, तो हमें पता चल सकता है कि कौन सा जीन मिसिंग है।
ओके जो लास्ट अपने पास है वो है प्लाज्मा डीएनए वैक्सीन में क्या करता है, हम वैक्सीन बना सकते हैं बाय द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा एंड प्रोडक्शन ऑफ डीएनए सो दैट ट्रांसलेशन कैन कंप्लीट एंड प्रोड्यूस इन वैक्सीन टू डिस्ट्रॉय द होस्ट which creates any pathogenicity in a particular organism. ओके देन नेक्स्ट हमारे पास है बैक्टीरियोफेज। अब बैक्टीरियोफेज हम प्लाज्मिड से अच्छा क्यों समझते हैं, एक बात हम एक जनरल आइडिया ले लेते हैं। देखिए प्लाज्मिड में थोड़ी सी कैपेसिटी ज़्यादा थी, हम अच्छे क्लोनिंग वैक्टर समझते हैं प्लाज्मिड को, बट बैक्टीरियोफेज उससे भी ज़्यादा अच्छे क्लोनिंग वैक्टर्स निकले, क्योंकि एक सिंगल जीन को कैरी करना बहुत इजी था प्लाज्मिड में। बट अगर हमें 2 kb से ज़्यादा कोई जीन को ट्रांसफ़र करना होगा तो उस टाइम हमें प्लाज्मिड सही नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो उसके जगह हमने किसका यूज़ किया, हमने एक नया चीज़ लेके आया जो कि नाम था बैक्टीरियोफेज फैक्टर्स। अब इस बैक्टीरियोफेज का ज़रूरत क्यों पड़ गई, क्योंकि हमें एक लार्ज पीस ऑफ डीएनए जब भी इंसर्ट करना होगा या उसे ट्रांसमिट करना होगा, रेप्लिकेट कराना होगा, तब हमारा जो प्लाज्मिड है वो ढंग से काम नहीं करेगा। तो उसके लिए हमें एक अच्छा वेक्टर चाहिए जो कि बैक्टीरियोफेज आया। इसने हमारे क्या किया, इसने हमारा जो लार्ज डीएनए मॉलिक्यूल है उसको होस्ट बैक्टीरिया के अंदर डाला बाय वायरल पार्टिकल्स, क्योंकि ये एक वायरस है। तो इसने अपनी वही लाइफ साइकिल यूज़ की और इन्फेक्ट करने का वही डिफेंस सिस्टम यूज़ किया जो ये हमेशा से करता है। बट इसके लिए हमने क्या करा, हमने इसी के उस वेक्टर को यूज़ किया है, इसी के डीएनए मॉलिक्यूल को यूज़ किया एज अ वेक्टर कि वो जाकर इन्फेक्ट नहीं करे, उसके अंदर जाके इंजेक्ट कर दे, हमारे होस्ट सेल के अंदर जाके इंजेक्ट कर दे और हमारा काम भी हो जाए और इसने अपनी लाइफ साइकिल भी पूरी कर ली, ठीक है। तो एक बार पढ़ लेते हैं। द क्लोनिंग ऑफ सिंगल जीन इज यूजुअली कैरिड आउट यूजिंग प्लाज्मिड सिंस द इंसर्ट वे rarely be larger than about 2 kilo base pairs. For the larger piece of DNA, these plasmids are not suitable. Large DNA molecules can be injected in the host bacterial cell by viral particles known as bacteriophage. ये सारी कहानी यहाँ तक समझ आ गई। हमें एक अच्छे वेक्टर की ज़रूरत है जो 2 किलो kb से हमें ज़्यादा प्रोवाइड करवा सके, ज़्यादा डीएनए इंसर्ट को ट्रैवल करवा सके। तो हमने बैक्टीरियोफेज वेक्टर का यूज़ किया जिसमें हम एज अ वायरल वेक्टर हम हमारे जो होस्ट बैक्टीरिया है उसमें इसको इंजेक्ट कराएंगे। एग्जाम्पल है M13, F1, FD एंड लैम्डा फेज। नेक्स्ट हम यहाँ पर एज अ वेक्टर किसको यूज़ करते हैं, हम यहाँ पर एज अ वेक्टर यूज़ करते हैं फेज लैम्डा को। जैसे मैंने एग्जाम्पल में बताया था फेज लैम्डा इज ऑल्सो बैक्टीरियोफेज। तो वहाँ पे हम एज अ वेक्टर किसको यूज़ कर रहे हैं, फेज लैम्डा को। इसको हम वेक्टर कहते हैं। हम इसे ई कोलाई सेल से एक्सट्रैक्ट करते हैं। मैंने आपको एक्सट्रैक्शन के बहुत सारे तरीके बताए थे, हमें बैक्टीरिया से, फंगी से कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो जैसे हम डीएनए एक्सट्रैक्ट करते हैं या आइसोलेट करते हैं, वैसे हमें प्लाज्मिड को भी एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है। तो जो डीएनए है लैम्डा फेज का वो 48 kb इन लेंथ है, ठीक है। एज इट एंड्स इट हैज़ कॉस साइट्स। हम आगे देखेंगे कि हमने कॉस साइट से भी एक क्लोनिंग वेक्टर बनाया है, ओके, विच कंसिस्ट ऑफ 2 kp कोहेसिव एंड्स, मतलब बेस पेयर्स, 12 बेस पेयर्स कोहेसिव एंड्स प्रेजेंट है। तो कॉस एंड्स अलाउ द डीएनए टू बी सर्कुलाइज्ड इन होस्ट सेल। अब अगर हम बड़ी बड़ी बात लेते हैं लैम्डा फेज की या फेज लैम्डा की, तो ये हमें क्या एज वेक्टर मिला है, हमने किससे एक्सट्रैक्ट किया है, ई कोलाई से एक्सट्रैक्ट किया है। इसके बाद इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ है 48.5 किलो बेस पेयर्स। इसके पास कितनी किलो बेस पेयर्स की लेंथ है, मतलब कितना बड़ा डीएनए है, खुद की तरफ देख लें। इसके पास एक नई चीज़ क्या, हमने इसको एज अ वेक्टर क्यों चूज़ किया, हमने इसको एज अ वेक्टर इसलिए चूज़ किया बिकॉज इसके पास कॉस साइट प्रेजेंट है। कॉस साइट एक साइट होती है जिसको हम कोहेसिव एंड्स कहते हैं। ये कोहेसिव एंड्स क्या करते हैं, हमारे पास एक लीनियर डीएनए उसको सर्कुलाइज करने का काम होस्ट के अंदर इसका होता है। तो हमने एज अ वेक्टर इसको यूज़ इसलिए किया बिकॉज ये जाकर अपने आप को सर्कुलाइज कर लेगा, ये वहाँ जाकर हमारे अच्छे मल्टीप्लिकेशन के लिए हमारे हेल्प करेगा। तो एज अ वेक्टर हमने जो बैक्टीरियोफेज है उसमें फेज लैम्डा को यूज़ किया है, ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं
M13 बैक्टीरियोफेज क्या होता है? M13 बैक्टीरियोफेज एक फिलामेंटस बैक्टीरियोफेज है ई कोलाई का ही, ठीक है। अगर हम इसका जनरल आइडिया ले ले तो ये भी क्या करेगा, एक फॉरेन इंसर्ट डीएनए को अपने अंदर लेगा और वो भी एज अ सप्लाई करेगा डीएनए इन द आइसोलेट फॉर्म। इट्स ए एग्जाम्पल ऑफ बैक्टीरियोफेज। इसका भी यूज हम आगे एक और क्लोनिंग वेक्टर में करेंगे जो कि वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। हमने कॉस्ट साइड का भी कहीं यूज़ किया है और हम इसका भी कहीं ना कहीं यूज़ ज़रूर करेंगे। इसका जो डीएनए है ये क्लोज लूप ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, इट्स अ सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। ये हमें सिंगल स्ट्रैंड डीएनए प्रोवाइड करता है, ठीक है। लूप्स है इसके अंदर सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए के, लगता ही है हमें डबल स्ट्रैंडेड के लिए, बट एक सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है जो लूप की फॉर्म के अंदर प्रेजेंट है। ओके, तो नेक्स्ट क्या है, फॉर द क्लोनिंग ऑफ लार्ज डीएनए फ्रेगमेंट्स अप टू 12 kb नॉन एसेंशियल लैम्डा डीएनए इज रिमूव्ड एंड रिप्लेस्ड बाय इंसर्ट। हम देख सकते हैं कि 12 kb तक ये जो M13 बैक्टीरियोफेज है ये ट्रांसमिट कर सकते हैं, ठीक है। डीएनए इज रिमूव्ड हो सकता है, मतलब डीएनए हम जो डाल रहे हैं वो हमें आगे जाकर जो भी हमारा बैक्टीरियल सेल होगा उसमें हमें ट्रांसमिट करने को मिल जाएगा। तो जो भी रिकॉम्बिनेंट डीएनए है इज देन पैक्ड विद द वायरल पार्टिकल, दीज आर अलाउड टू इन्फेक्ट द बैक्टीरियल सेल्स। जैसे कि आपको यहाँ बैक्टीरियोफेज दिख रहे हैं, तो हमने क्या किया, हमारा डीएनए इसके अंदर पैक किया है और देन वी आर अलाउड देम टू ट्रांसमिट दैट डीएनए इनटू द बैक्टीरिया। ओके, कॉस्मेट्स। कॉस्मेट आर द मीडियम साइज क्लोनिंग वैक्टर्स। ना तो ये बड़े हैं और ना ही ये छोटे। मीन्स ये ऐसे क्लोनिंग वैक्टर्स होते हैं जिनके पास ना ज़्यादा जीन ऑफ इंटरेस्ट लेने की कैपेसिटी है ना कम लेने की कैपेसिटी है। दे आर मीडियम साइज। ये 30 to 35 किलो बेस पेयर्स की कैपेसिटी रखते हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो क्लोनिंग फैक्टर्स हैं ये ना तो बहुत ज़्यादा जीन ऑफ इंटरेस्ट अपने पास रखते हैं ना बहुत कम जीन ऑफ इंटरेस्ट अपने पास रखते हैं। इनके पास दो चीज़ के फीचर्स हैं। फर्स्ट फीचर्स इनके पास है प्लाज्मा वैक्टर्स के और सेकंड है बैक्टीरियोफेज वैक्टर्स के। मतलब इनके पास प्लाज्मा वैक्टर की भी फीचर्स हैं वेयर एज इनके पास बैक्टीरियोफेज की भी फीचर्स हैं। The first cloning vector was described by Collins in 1978. कॉलिन ने इसको 1978 के अंदर डिस्क्राइब किया था। तो ऑल ओवर कॉस्मेट की क्या निकल रहा है यहाँ से निकल रहा है कि वो मीडियम साइज होते हैं, उनके पास 30 to 45 किलो बेस पेयर्स की कैपेसिटी है। इनके पास दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ है प्लाज्मा वेक्टर के फीचर्स वेयर एज बैक्टीरियोफेज के फीचर्स। अगर हम ब्रीफ में बात करते हैं तो अ कॉस्मेट इज अ प्लाज्मेट दैट कंटेन्स फेज सीक्वेंस। मीन्स ये प्लाज्मेट तो है ही है बट इनके पास नई चीज़ क्या है कि इनके पास फेज की सीक्वेंस प्रेजेंट है दैट अलाउ द वेक्टर टू बी पैक्ड एंड ट्रांसमिटेड टू बैक्टीरिया लाइज फेज वेक्टर। फेज वेक्टर एक वायरस है जो क्या करता है, जो एक बैक्टीरिया को जाके इन्फेक्ट करता है और अपना जो भी डीएनए इंसर्ट है वो उसके होस्ट सेल के अंदर डाल देता है। तो हम उसी चीज़ को यूज़ करेंगे एज अ कॉस्मेट में भी। कॉस्मेट के अंदर हमारे पास एक प्लाज्मिड है जिसके अंदर हमने क्या डाला है, फेज की सीक्वेंस को डाला है। फेज की सीक्वेंस को डालकर हम क्या करेंगे, उसको उसी तरह से पैक कराएंगे और ट्रांसमिट भी उसी तरह से होगा जैसे कि वो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने के लिए यूज़ करता है। A cosmate is a type of hybrid plasmid that contains a lambda phase cos sequence. अब कौन सी सीक्वेंस इसके अंदर प्रेजेंट होती है, इसके अंदर cos सीक्वेंस प्रेजेंट होती है। cos site plus plasmid is known as cosmid. cos और mid is for plasmid and cos is for phase plasmid site. जो कॉस्मिड की साइट है, जो कि कॉस साइट है, वो एक डीएनए सीक्वेंस है ऑफ लैम्डा फेज। मींस लैम्डा फेज के अंदर जो कॉस साइट प्रेजेंट होती है जो कि एक डीएनए को सर्कुलर फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम करती है, वो साइट हम प्लाज्मिड के अंदर इंसर्ट करा के हम कॉस्मेट बनाते हैं। फिर हम क्या करते हैं, उसे पैक करके उसे ट्रांसमिट करते हैं टू द बैक्टीरिया और वहाँ से उसका सारा ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है, ट्रांसलेशन स्टार्ट होता है, प्रोटीन सिक्रीशन होता है। फिर हम उसको मास प्रोडक्शन के लिए यूज करते हैं। ओके, अब यहाँ पे आप कॉस्मेट का डायग्राम देख रहे हैं। कॉस्मेट के डायग्राम में सबसे पहली चीज आपको दिख रही होगी कॉस साइट, फिर कोल E1
एम्फिसिलिन रेजिस्टेंस एंड पॉलीलिंकर्स। ये सारी चीज़ें किस में प्रेजेंट है, कॉस्मेट के अंदर प्रेजेंट है। तो एक एक के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉस साइट की। कॉस साइट एक साइट है जो 200 बेस पेयर्स की होती है। इसको हम स्टिकी एंड्स बना सकते हैं। जब भी हमें कोई एक लीनियर डीएनए मिल रहा है, उस लीनियर डीएनए को सर्कुलर डीएनए में कन्वर्ट करने के लिए हम कॉस साइट का इस्तेमाल करते हैं। कॉस साइट को हम एक स्टिकी एंड्स बनाकर, कोहेसिव एंड्स कहते हैं कॉस साइट को, इनको स्टिकी एंड्स बना के इनको सर्कुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है फॉर द पैकेजिंग। पैकेजिंग के रूप में हम इसे फेज डीएनए के अंदर ट्रांसमिट कर सकते हैं और फिर उसका यूज़ कर सकते हैं। पॉलीलिंकर्स, पॉलीलिंकर्स को हम एक और नाम से जानते हैं, वो क्या, मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स। हमें पता है मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स क्या होती है, जिसके अंदर अप टू 12 रेस्ट्रिक्शन साइट्स या सीक्वेंसेस प्रेजेंट होगी। ये साइट्स क्या करेगी, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को एक्ट करने के लिए काम करवाती है। अब ये बात कर रहे हैं कोल E1 की। कोल E1 इज अ प्लाज्मिड ऑफ बैक्टीरिया। ये हमने प्लाज्मिड लिया है किसका, बैक्टीरिया का, जिसके अंदर मल्टीपल क्लोनिंग साइट होगी और ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होगा, सिलेक्टेबल मार्कर्स होंगे, ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होगी, जो कि एक जनरल फीचर है प्लाज्मिड के। Whereas हम एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट की बात करते हैं तो इट इज़ अ सेलेक्टेबल मार्कर विच यूज फॉर द सिलेक्शन ऑफ ट्रांसमिटेड होस्ट सेल्स। तो ये जो सारी चीज़ें जो इस कॉस्मेट के ऊपर प्रेजेंट है, ये हमें बताती है कि कॉस्मेट का स्ट्रक्चर कैसा होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं द प्रॉपर्टीज ऑफ कॉस्मेट्स। कॉस्मेट की प्रॉपर्टी क्या है? सबसे पहली चीज देखिए, दे आर फ्यूज टुगेदर टू ऑब्टेन कॉस्मेट वेक्टर्स अप्रोक्सीमेटली 200 बेस पेयर लैम्डा सीक्वेंसेस क्लोन्ड इन अ कॉस्मेट वेक्टर्स। हम एक कॉस्मेट वेक्टर का यूज करते हैं टू क्लोन दी लैम्डा सीक्वेंसेस। कितनी? 200 बेस पेयर्स। लेट्स सपोज हमारे पास एक लैम्डा की सीक्वेंस है, हमने क्या किया, उस सीक्वेंस को लेकर किस में क्लोन किया है, प्लाज्मिड वेक्टर के साथ उसको क्लोन किया है। मीन्स हम यहाँ पे सबसे बेसिक आइडिया क्या है कि हम एक लैम्डा वेक्टर को क्लोन कर रहे हैं, क्लोन कर रही हैं। ऑफ कोर्स हमारे पास एक 200 बेस पेयर सीक्वेंस है लैम्डा सीक्वेंस की। इस सीक्वेंस को हमने क्लोन किया है विथ वेक्टर, मतलब उस वेक्टर के साथ, मतलब उस प्लाज्मिड के साथ हमने वो लैम्डा सीक्वेंस को क्लोन कर रहे हैं इन द होस्ट सेल। सेकेंड है, द कॉस्मेट वेक्टर में हैव 1 or 2 कॉस साइट्स। एक कॉस्मेट वेक्टर के अंदर एक या एक से ज़्यादा कोहेसिव एंड्स और कोहेसिव साइट्स प्रेजेंट होती है। ओके, थर्ड क्या है, द कॉस्मेट वेक्टर्स आर यूज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ जीनोमिक लाइब्रेरीज। इसके बारे में हम आपको बाद में बताएंगे, बट बेसिक आइडिया ये है कि कॉस्मेट वेक्टर से जीनोमिक लाइब्रेरीज का स्टैब्लिशमेंट होता है, कंस्ट्रक्शन होता है। जीनोमिक लाइब्रेरीज यूज़ की जाती है फॉर द नोइंग ऑफ एनी जीनोम ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म। ये एक ऐसी लाइब्रेरी होती है जहाँ पे हर टाइप के जीनोम के बारे में हमें पता चल सकता है। तो कॉस्मेट वेक्टर से हम हर टाइप के जीनोम के बारे में पता लगा सकते हैं। Cosmic vectors have cloning capacity up to 40 kilo base pairs. मीन्स ये मीडियम साइज है, हम इसका यूज कर सकते हैं 45 किलो बेस पेयर जीन ऑफ इंटरेस्ट को ट्रैवल कराने के लिए। ओके, नेक्स्ट अपने पास है फैगमेट्स। फैगमेट्स भी हमारे कॉस्मेट के जैसा ही है, ये भी दो चीज़ों से मिलकर बना है। पहली चीज़ है फेज, जो कि है M13 बैक्टीरियोफेज, वेराज दूसरा है प्लाज्मिड। मीन्स यहाँ पर भी हम किसका यूज कर रहे हैं, फैगमिड और प्लाज्मिड का। ये कितना कंटेन करते हैं, ये 1500 बेस पेयर्स कंटेन कर सकते हैं। मतलब अगर हम कॉस्मेट से इसका कंपैरिजन करें तो हमें क्या देखने को मिलता है कि फैगमिड जो है वो ज़्यादा जीन ऑफ इंटरेस्ट और डीएनए मटेरियल साथ कैरी कर सकते हैं। अगर हम कंस्ट्रक्शन के ऊपर देखें तो हमारे पास ओरी साइट होगी, हमारे पास लैग्जीन होगा, हमारे पास MCS होगा। देखो यहाँ पे दो चीजें लिखी है, एक लिखा है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, देन 4 पे वापस लिखा है द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, फिर 5th हमारे पास एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट जीन। अगर हम इसके ऊपर जा रहे हैं तो एक चीज आपको ध्यान रख बता दूं मैं आपको कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन हमारे पास फेज का भी है, वेराज हमारे पास प्लाज्मिड का भी है। मतलब फैगमिड में हमारे पास 2 ओरी साइट्स होती हैं। ये इसमें थोड़ी डिफरेंट बात है और इसको थोड़ा स्पेसिफिक इसीलिए बनाती है बिकॉज इसके पास 2 ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है। 2 ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होने की वजह से ये सिंगल स्ट्रैंडेड वेयर्स डबल स्ट्रैंडेड
को डीएनए को रेप्लिकेट करने के लिए काम आता है। हम उसको सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए के लिए भी यूज कर सकते हैं, वेयर एज हम डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के लिए भी इसको यूज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इट्स यूज एज अ क्लोनिंग वैक्टर, सीक्वेंस इन वैक्टर्स एंड एक्सप्रेशन वैक्टर्स। फेगमेड है, तो फेगमेड को हम ऐसे आगे अभी तक हमने जितने भी क्लोनिंग वैक्टर्स पढ़े हैं उससे कंपैरिजन करके देखें तो ये ज़्यादा अमाउंट में अपना डीएनए ट्रांसमिट करा सकता है, वेराज ये बहुत अच्छा क्लोनिंग वैक्टर है। इसके अंदर जो सीक्वेंसेस है वो बहुत अच्छी तरह से सेट हो सकती है और ट्रांसमिट हो सकती है। ठीक है, जो इसका एडवांटेजेस है वो है कि इट कैन बी यूज टू प्रोवाइड सिंगल एंड डबल स्ट्रैंडेड मटेरियल विदाउट एनी रीक्लोनिंग। हमें इसमें कोई भी डीएनए सीक्वेंस की क्लोनिंग कराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जो भी होगा वो रेप्लिकेट होगा। मीन्स हम अगर इसको किसी भी होस्ट के अंदर ट्रांसमिट करा रहे हैं और उसको रेप्लिकेट कराना चाहते हैं तो यहाँ पर जब भी वो रेप्लिकेट होगा वो हमें दो चीज़ें देगा। पहला, या तो हमें सिंगल स्ट्रैंडेड देगा या डबल स्ट्रैंडेड देगा। मतलब या तो हम अगर डीएनए चाहते हैं उससे तो वो हमें सिंगल स्ट्रैंडेड भी देगा और डबल स्ट्रैंडेड भी देगा। फैगमेट के अंदर एक बहुत अच्छी कैपेसिटी ये है कि इनके पास एक पैकेजिंग सीक्वेंस होती है। पैकेजिंग सीक्वेंस क्या होती है कि इनके पास एक कैपेसिटी है कि ये जो कैप्सिड होता है बैक्टीरिया का, सॉरी वायरस जो भी हमारे पास बैक्टीरियोफेज का जो कैप्सिड है उसके अंदर पैक होने की इनके अंदर ये कैपेसिटी होती है। तो इस कैपेसिटी की वजह से ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए को रेप्लिकेट कर सकते हैं। जब इन्होंने सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए को उस तरह से रेप्लिकेट कर दिया, वेयर एज हमारे पास जो ओरी साइट है प्लाज्मिड की उसने डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को रेप्लिकेट कर दिया है। नेक्स्ट हमारे पास द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ फैगमेट इज हायर देन फेज। मैंने जैसे बताया कि सबसे ज्यादा अच्छे फैगमेट्स हैं। हायर एफिशिएंसी इन ट्रांसफॉर्मेशन दैट्स फेज वेक्टर्स। फेज वेक्टर से ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन की एफिशिएंसी दिखाते हैं। अगर इनको होस्ट सेल में डाला तो ये ज़्यादा एफिशिएंट होंगे एज कंपैरिजन टू फेज वेक्टर्स। प्लाज्मिड्स आर जेनेटिकली मोर स्टेबल देन रिकॉम्बिनेंट फेज वेक्टर्स। अगर हमने एक रिकॉम्बिनेंट फेज वेक्टर या बैक्टीरियो फेज वेक्टर बनाया है उससे ज़्यादा बेनिफिशियल हमारे पास कौन है, फेगमेट है, जो कि जेनेटिकली ज़्यादा स्टेबल होता है। कैन बी एक्सप्लॉइटेड टू जनरेट सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए टेम्पलेट फॉर सीक्वेंसेस पर्पसेस। जैसे मैंने आपको बताया सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए भी ये प्रोड्यूस कर सकते हैं और उससे हमें एक सीक्वेंस की स्टडी देखने को मिल सकती है। Single-stranded phase vector inside the phase can be targeted for site-directed mutagenesis। अगर कोई भी हमने एक सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए लिया, हमने उसको फेज वेक्टर में डाला तो उससे हमें ये पता चल सकता है कि साइट डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस इज म्यूटेशन होना, कोई भी डीएनए की सीक्वेंस में चेंज आना, हम उसकी स्टडी कर सकते हैं। हम ये जान सकते हैं कि कौन से डीएनए सीक्वेंस की वजह से ये म्यूटाजेनेसिस हुआ है। वो साइट बता सकते हैं, वो डायरेक्शन बता सकते हैं, इसलिए हम इसको साइट डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस बोलते हैं। इसके बाद अभी डायग्राम देख सकते हैं। इस डायग्राम में आपको दो ओरी साइट्स दिख रही होगी, एक ही पीयूसी जो कि प्लाज्मिड है, वेराज ये F- एंड F+ ओरी। हम यहाँ पर फेज वेक्टर यूज कर रहे हैं, मतलब हम यहाँ पे फिलामेंटस फेज M13 वेक्टर्स को वेक्टर को यूज कर रहे हैं एज अ फेजमेट में आपको दिख रही है दो ओरी साइट्स प्रेजेंट है। एक है पीयूसी इज द एग्जांपल ऑफ प्लाज्मिड, वेयर एज द ओरी साइट ऑफ F1 इज द फिलामेंटस फेज विद एग्जांपल फिलामेंटस फेज M13। हम M13 का यहाँ यूज करते हैं। तो ये दो ओरी साइट हो गई। ये एम्फिसिलिन रेजिस्टेंस दिख रहा है जो कि सेलेक्टेबल मार्कर है, वेयर एज लैग जेड जीन जो कि हम स्क्रीनिंग के लिए यूज करते हैं। और हमारे पास ये मल्टीपल क्लोनिंग साइट प्रेजेंट है जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को स्पेसिफिक एंड पे काटने का काम करेगी। तो ये पूरा एक बेसिक आइडिया है फेजमिड का। फेजमिड जहाँ पे हमने लैम्डा फेज जो फिलामेंटस M13 फेज है, वेयर एज प्लाज्मिड उसको यूज किया है, जिसमें दो ओरी साइट प्रेजेंट है, मल्टीपल क्लोनिंग साइट प्रेजेंट है, एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट साइट प्रेजेंट है, वेयर एज हमारे पास इस पूरे डायग्राम के फेजमेट के बारे में हमें यहाँ पे पता चलता है।
ओके, तो नेक्स्ट अपना टॉपिक है बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम को हम बैक भी कहते हैं। ये एक ऐसा डीएनए हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, मतलब ये एक ऐसा क्लोनिंग वेक्टर है जिसको हम कंस्ट्रक्ट करते हैं विद द यूज ऑफ एफ प्लाज्मिड। एफ प्लाज्मिड आपने कॉन्जुगेशन में पढ़ा होगा, जब बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन होता है उस दौरान एफ प्लाज्मिड मतलब फर्टिलिटी प्लाज्मिड कंस्ट्रक्ट होता है, तो उसको यूज लेकर हम बैक बनाते हैं। यूज फॉर ट्रांसफॉर्मिंग एंड क्लोनिंग इन द बैक्टीरिया यूजुअली ई कोलाई। हम इस एफ प्लाज्मिड या बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम का यूज करके हम क्या करते हैं, ई कोलाई को ट्रांसफॉर्म कराते हैं। अगर हम बैक की बात करें तो बैक इज आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, हम उसे कंस्ट्रक्ट करते हैं। It is not natural chromosome we construct it in vitro or artificially. They are capable of carrying approximately up to 300 kilo base pairs of inserted DNA sequences. जो हमारा बैक होता है इसके पास कैपेसिटी कितनी है कि कितने हमारे डीएनए इंसर्ट को या जीन ऑफ इंसर्ट को कैरी कर सकता है और आगे रिप्रोड्यूस करवा सकता है। इट हैज 300 किलो बेस पेयर की कैपेसिटी, कि ये जो है हमारे ई कोलाई के अंदर 300 किलो बेस पेयर का कोई भी जीन ऑफ इंटरेस्ट जो हम इंसर्ट कराना चाहते हैं वो हमारे यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करा सकता है। नीचे आपको एक डायग्राम दिख रहा है, डायग्राम में हमारे पास दो बैक्टीरिया है। इन दोनों बैक्टीरिया में आपको दिख रहा होगा ये एफ प्लाज्मिड है। एफ प्लाज्मिड यहाँ से इस बैक्टीरिया के अंदर मूव कर रहा है। तो अगर हम बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम की सीधी सीधी बात कर रहे हैं तो ये फर्टिलिटी प्लाज्मिड के फंक्शनल यूनिट्स है। मींस ये फर्टिलिटी प्लाज्मिड जैसा काम करेगी, हम उसके डीएनए को यूज लेकर इसको रन करवा सकते हैं। नेक्स्ट आता है, अब हमें देखना है कि इसके कॉमन पॉइंट्स क्या क्या है, कि कॉमन जीन कंपोनेंट्स इसमें कौन कौन से होते हैं। रैप ई, पार ए, पार बी एंड सिलेक्टेबल मार्कर S7, SP6, ओरी एस। मतलब ये सारी चीजें जैसे कि अभी तक हमने क्लोनिंग वेक्टर्स में पढ़ा है, तो इसमें उनसे डिफरेंट क्या है। सबसे पहले रैप ई, ये हमारे प्लाज्मिड के रेप्लिकेशन के लिए यूज होता है और रेगुलेशन ऑफ कॉपी नंबर, कि कितना जाकर उसको वहाँ रेप्लिकेट करना है, कितना जाकर उसको वहाँ पे कॉपी करना है, ये सारा जो भी मैनेज करेगा वो रैप ई करेगा। पार ए एंड पार बी क्या करेगा, फॉर पार्टिनिशिंग एफ प्लाज्मिड डीएनए टू डॉटर सेल्स। पार्टिनिशिंग क्या होता है, मींस अगर हमारे पास एक मान लीजिए एक बैक्टीरिया है, वो डॉटर सेल्स प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसको वहाँ पे डिसाइड करना होगा कि उसका जो एफ प्लाज्मिड है उसके डॉटर सेल्स में कितना जाएगा। मींस वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा, वो पार्टीशन करेगा अपने एफ प्लाज्मिड का, कि वो उनके डॉटर सेल्स के अंदर चले जाएं। तो पार ए एंड पार बी क्या करता है, ये पार्टिनिशिंग कराता है बिटवीन these daughter cells during division, ensure stable maintenance of back, मीन्स मेंटेनेंस भी क्रिएट कराएगा। अगर वहाँ पे एफ प्लाज्मिड नहीं गया है या डॉटर सेल में एफ प्लाज्मिड नहीं पहुंचा है तो मतलब हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट भी नहीं पहुंचा होगा, हमारा बैक भी नहीं पहुंचा होगा। तो पार एंड पार भी क्या करता है, ये इंश्योर करता है कि डॉटर सेल के पास वो एफ प्लाज्मिड जरूर चला जाए। फिर आता है सिलेक्टेबल मार्कर, जो हमने हमारे क्लोनिंग वेक्टर्स में पढ़े हैं अभी तक, जिसमें क्या है हमें स्क्रीनिंग करनी पड़ती है, ब्लू एंड वाइट स्क्रीनिंग, जिसमें मैंने आपको क्लोनिंग वेक्टर में भी समझाया था कि अगर कॉलोनी ब्लू है तो वो ट्रांसफॉर्म है, कॉलोनी वाइट है तो ट्रांसफॉर्म नहीं है। ये एक जीन की वजह से होता है जिसको हम LAC-Z जीन कहते हैं, जो कि एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है। सिलेक्टेबल मार्कर्स क्या करते हैं, वो हमें बताते हैं कि कौन सा जो हमारा सेल है वो ट्रांसफॉर्म हुआ है कि नहीं हुआ है। नेक्स्ट आता है T7 एंड SP6, फेज के प्रमोटर्स फॉर ट्रांसक्रिप्शन ऑफ इंसर्ट जीन्स। मींस ये क्या करते हैं, जो भी हमारा इंसर्टेड जीन है उसको ट्रांसक्रिप्ट करने का काम करेंगे, वहां जाके उसका ट्रांसलेशन करेंगे ताकि वो प्रोटीन जो भी है वो कोड कर रहा है उसको सिंथेसाइज कर सके। जो लास्ट है ओरी एस इज ऑल्सो इज नोन एज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो ये जो सारे कॉमन कंपाउंड्स हैं वो इस बैग के अंदर पाए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट इज एप्लीकेशन ऑफ बैक। Back are being generally used in modeling genetic diseases in order to study their effects and experimentation on genetic mice. हम
बैक का यूज ग्रेटली कहाँ करते हैं, जेनेटिक डिजीजेस। जेनेटिक डिजीज के अंदर हम बैक का यूज करते हैं, जिसमें हम डायरेक्टली ह्यूमंस के ऊपर उस जेनेटिक डिजीज का यूज नहीं कर सकते हैं कि हम देख सकते हैं कि भाई वो यूज हो रहे हैं कि नहीं। हम उसकी जगह जेनेटिक माइस का यूज करेंगे, जो हमें बताएगा कि हमारा जो बैक है वो एक्चुअली में वर्क करता है कि नहीं करता है। ये हमें न्यूरोलॉजिकल डिजीज के बारे में भी बताता है, उसके सिंड्रोम्स के बारे में बताएगा, और हमें ये भी बताएगा कि हम इस डिजीज को कैसे सही कर सकते हैं। अगर हम डाउन सिंड्रोम की बात करेंगे तो बैक हमारे दो डिजीज के अंदर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पहला जेनेटिक डिजीज और दूसरा न्यूरोलॉजिकल डिजीज। थर्ड है द जीनोम ऑफ several large DNA viruses and RNA viruses has been cloned as back, whereas हम ये भी कह सकते हैं कि बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम में हमारा DNA वायरस और RNA वायरस का DNA का RNA का जीनोम हम यूज कर सकते हैं इन दी बैक, ताकि हम बैक को बना सकें। These construction are refers as infection clones। तो अगर आप इसकी एप्लीकेशन देखेंगे तो पहली एप्लीकेशन है कि जेनेटिक डिसऑर्डर में काम करता है, दूसरी एप्लीकेशन है कि न्यूरोलॉजिकल डिजीज में काम करेगा। वेयर एज हम लार्ज डीएनए वायरस और आरएनए वायरस को भी बैक बना सकते हैं, क्लोन ऑफ बैक बना सकते हैं, और उसको हम इन्फेक्शियस क्लोन कहेंगे। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है, YAC, YAC, यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। एज पर नेम सजेस्ट ये भी एक आर्टिफिशियल क्रोमोसोम है, हम इसे इन विट्रो बनाते हैं, ये नेचुरली प्रोड्यूस नहीं होते हैं, और इनको हम आर्टिफिशियल क्लोनिंग फैक्टर कहते हैं। ये कब डिस्क्राइब हुआ, ये डिस्क्राइब हुआ इन 1983। अगर हम देखें तो यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम इज ह्यूमन engineered DNA molecule used to clone DNA sequence in yeast cell. As per the name suggests, yeast artificial chromosome, तो हम yeast के अंदर हमारा जो भी DNA मॉलिक्यूल है उसका क्लोन बना सकते हैं। उस DNA मतलब यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं, होस्ट सेल किसको ले लिया हमने, ये हमने DNA किसका यूज किया है, हमने यूज किया है यहाँ पे यीस्ट सेल का। ठीक है, YAC are a shuttle vector capable of replicating and being selected in common bacterial hosts such as E. coli as well as yeast. Shuttle vectors क्या होते हैं मैं आपको बता दूं। Shuttle vectors are the vectors which are capable to replicate in yeast as well as in bacteria। मतलब ये ऐसे बैक्टीरियल क्रोमोसोम्स, मतलब ऐसे आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स हैं जो बैक्टीरिया के अंदर भी रेप्लिकेट कर सकते हैं, वेयर एज यीस्ट के अंदर भी ये रेप्लिकेट कर सकते हैं। दे आर कैपेबल ऑफ कैरिंग अप्रॉक्सीमेटली 1000 किलो बेस पेयर्स ऑफ इंस्टेंट DNA सीक्वेंस। मीन्स ये 1000 किलो बेस पेयर्स अपने साथ कैरी कर सकते हैं। मतलब ये सबसे बेनिफिशियल क्लोनिंग फैक्टर है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा किलो बेस पेयर्स कैरी कर सकते हैं। Many different YAC plasmid exist such as PYAC3 and PYAC4। ये दोनों इसके एग्जाम्पल्स हैं। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब हम बात करते हैं द कंपोनेंट्स ऑफ YAC। कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, CEN एंड ARIS1, ये और टेल, ये तीन चीज़ें इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं। अब इन तीनों का काम क्या है, इन तीनों का काम ये है, जो सेन है तो ये हमारे यीस्ट और सेंट्रोमियर को डिनोट करता है कि क्रोमोसोम की पार्टनेशनिंग, जो मैंने आपको पहले बताया था कि डॉटर सेल्स के पास कोई ना कोई चीज जानी चाहिए। तो यहाँ पर जो चीज ट्रैवल होगी, पहले में क्या ट्रैवल कर रहे थे हम, प्लाज्मिड ट्रैवल करवा रहे थे, यहाँ किसको ट्रैवल कराएंगे, हम क्रोमोसोम को ट्रैवल कराएंगे कि हमारे डॉटर सेल के पास कोई ना कोई क्रोमोसोम जाना ही चाहिए। मीन्स CEN हमें क्या बताता है कि यीस्ट का सेंट्रोमेयर कहाँ प्रेजेंट होगा, एक क्रोमोसोम के बीच के अंदर। तो ये हमें बताएगा कि पार्टीशनिंग हुई है कि नहीं उन दोनों डॉटर सेल की, कि उस दोनों डॉटर सेल में एक एक सेंट्रोमेयर तो एटलीस्ट जाना ही चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है यीस्ट ऑटोनॉमसी रेप्लिकेटिंग सीक्वेंस। फिर वही आ गई रेप्लिकेटिंग सीक्वेंस, मीन्स एक ऐसी ऑटोनॉमस सीक्वेंस है जो खुद के ऊपर काम करेगी। मीन्स उसकी खुद की सीक्वेंस है, वो खुद की सीक्वेंस को ही रेप्लिकेट करेगा। ऑटोनॉमस मीन्स उसका
लेफ्ट राइट किसी से कोई लेना देना नहीं, उसको खुद की ही सीक्वेंस से लेना देना है और खुद की ही सीक्वेंस से वो रेप्लिकेट करेगा। फिर आता है यीस्ट टीलोमियर, और इसके ऊपर एक टीलोमियरिक सीक्वेंस भी प्रेजेंट होती है। हमें पता है कि क्रोमोसोम के सबसे ऊपर पार्ट्स पे टीलोमियर्स प्रेजेंट होते हैं। तो इट्स ऑल अबाउट यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स, जिसमें हमारे 3 ये मेन चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। फिर आते हैं यीस्ट सिलेक्टेबल मार्कर्स, को भी हम यूज़ करते हैं, जैसे कि हम बैक्टीरियल सिलेक्टिव मार्कर्स को यूज़ करते थे, तो यहाँ पर भी हम वो ही स्क्रीनिंग यूज़ करेंगे। बट उसके अलावा हम URA3 एंड TRP1, आपको इनके नाम के बारे में जानने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप इनको याद रखिए कि ये सेलेक्टेबल मार्कर्स ये होते हैं। ओके, नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ यैक। अब यैक का हम कहाँ यूज़ करते हैं? बैक की हमने बात की थी, तो हमें पता था कि वो डिजीज़ में काम करते हैं। हम DNA RNA वायरसेस को भी उसके अंदर क्लोन करवा सकते हैं। इसका क्या काम है? अगर हम अप्रॉक्सीमेटली मॉडिफाई यैक को लें तो इट्स यूटिलाइज इन मेनी डिफरेंट ऑर्गेनिज्म फॉर क्लोनिंग एंड जीनोम एनालिसिस। मीन्स क्रोमोसोम की यहाँ सारी बात करेंगे हम यैक के अंदर, तो क्रोमोसोम से हम जीनोम का एनालिसिस बहुत इजीली कर सकते हैं। अगर हम एक सेल से दूसरे सेल्स के अंदर उसको ट्रांसफर कराएंगे तो हमें इंटरेक्शन उन जो क्रोमोसोम्स के बीच में होगा उससे हमें उसके जीनोम के बारे में आइडिया पड़ सकता है। तो यैक एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि हम किसी चीज़ की क्लोनिंग भी करा सकते हैं और उनका जीनोम का एनालिसिस भी करा सकते हैं। ओके, जो सेकंड वाला हमारे पास है उसका नाम है क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन। लेट्स सपोज ये हमारे पास एक होमोलोगस क्रोमोसोम है, वेयर एज ये दूसरा होमोलोगस क्रोमोसोम है। अगर यहाँ का जीन यहाँ से एक्सचेंज हो जाए, वेयर एज यहाँ का यहाँ से एक्सचेंज हो जाए, मतलब दो अलग अलग होमोलोगस क्रोमोसोम से अगर जीन का एक्सचेंज हो जाता है, उसकी स्टडी भी हम यैक से कर सकते हैं। टू आइडेंटिफाई असेंशियल मैमोलियन क्रोमोसोमल सीक्वेंस, हम मैक कहते हैं इसको। जब हम एक मैमेलियन आर्टिफिशियल क्रोमोसोम से हमें पता लगा सकते हैं कि वो स्पेसिफिक सीक्वेंस कौन सी है, मीन्स मैमल के क्रोमोसोम की सीक्वेंस की स्टडी कर सकते हैं। मतलब हम ये पता लगा सकते हैं कि कौन सा मैमल में कौन सी सीक्वेंस है और कौन सी उससे डिफरेंट है। तो यैक से हम ये सब कुछ कर सकते हैं। ओके, तो ये सब थी एप्लीकेशन ऑफ यैक। This is all from this video. I hope you like the video. Please like and subscribe our channel. Thank you.